संवेदनाओं का ऐसा खिलवाड़ ना देखा, संवेदनाओं का ऐसा खिलवाड़ ना देखा, अपनी गुलिस्तां को कभी इतना लाचार ना देखा। हर तरफ चल रही थी लूट कालाबाजारी, हर तरफ चल रही थी लूट कालाबाजारी। कभी वतन को अपनों से इस कदर लुटते ना देखा, संवेदनाओं का ऐसा खिलवाड़ ना देखा। मुझे राग नए अब गाने दो, मुझे राग नए अब गाने दो, कुछ शब्द नए दोहराने दो। मैं राजनीति का राज नहीं, मुझे दर्द माटी के गाने दो। भारत कुल संक्रमितों की संख्या के लिहाज से दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वैक्सीन खत्म हो गए, प्लीज सब लोग बाहर आ जाइए। Devastates India. People queue outside a vaccination centre in Mumbai, even though the country is in many parts of the country. नमस्ते, मैं हूं पूजा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़ गए हैं, कवि हैं, राइटर हैं, राजपाल सिंह चौहान। और आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। बहुत ही खास विषय है। कोरोना जनवरी 2020 से शुरू हुआ था भारत में और 2 साल हो गए हैं। इस वजह से भारत के कई लोग मारे गए, इस वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऑक्सीजन की कमी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई और इसी के ऊपर एक किताब लिखी गई है और इसी किताब पर आज हम बात करेंगे राजपाल सिंह चौहान से। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ आपके बारे में, और आपने इस किताब को कब सोचा कि लिखना है, वो पल कौन सा था? पूजा जी, इस किताब के बारे में मैं कहूँ तो इस किताब के बारे में लिखने का मैंने सोचा ही नहीं था। ना ये किताब मैं कभी लिखना चाह रहा था और ना ही मैं इस किताब को आगे कभी लिखना चाहूँगा। ना इस जैसी किताब लिखना ऐसा कोई विचार नहीं है मेरे मन में। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोरोना देश में आया तो देश में कोरोना ने सबको झकझोर दिया। अस्पतालों की हालत देखते आप, अस्पतालों में इलाज का अभाव था, मरीजों को बिस्तर नहीं मिल पा रहे थे, बहुत सारी तकलीफें उस समय हो रही थी। तो एक ऐसा घटनाक्रम उस समय घटने लगा कि लोग अगर अस्पतालों में जाते तो वहाँ पे उनको हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, और बेड अगर मिल जाते हैं तो वहाँ पे दवा के लिए अटेंडर को भटकना पड़ता था। तो ये सारी समस्याएं हुई। अब ने पूछा कि ये किताब कब लिखी, तो इस किताब के बारे में मैं कहूँगा कि सामाजिक कार्य करने के कारण मैं उस समय अस्पतालों में था। अस्पतालों में लगातार ये सारी चीज़ें देखता था। किसी को ब्लड की कमी है तो ब्लड के लिए दौड़ना होता था, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ना होता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी और उस समय मन में एक चलता था कि ये क्या चल रहा है, ये ऐसा दौर है, ये कब ख़त्म होगा। भगवान से प्रार्थना करते थे कि कोई अस्पतालों में ना आए, और डर लगता था कि किसी अपने का कॉल ना आए कि भैया मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए या मेरे लिए कहीं पे बेड देखिए। तो ये एक डर का माहौल था, एक भय का माहौल जो कोरोना ने हमें दिखाया है। तो ऐसे माहौल में जब मैं रोज़ मेरी दिनचर्या यही हो गई थी अस्पतालों में जाने की, मन में ये चलता था कि कुछ ऐसा चल रहा है जो त्रासदी जैसा है। तो ये जो त्रासदी का समय है, जब ये समय ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं कहता हूँ और बड़े लोगों ने भी कहा है कि जब युद्ध का समय है तब हमारी पहली जिम्मेदारी होती है कि हमें सामने वाले दुश्मन से लड़ना चाहिए। उस समय हमें अपनी नैतिकता नहीं झाड़नी चाहिए कि उस समय हम ये करें वो करें। तो उस समय मेरी जो जिम्मेदारी थी कि मैं जितने लोगों की मदद कर सकता था वो मैंने मदद करने का प्रयास किया। कहीं पे सफल हुआ, कहीं पे असफल हुआ। उसके बाद जब हालात ठीक हो गए, हालात सामान्य होने लगे, तो उस समय ये जो मन में एक कोई व्यक्ति होता अपनी बात सामने रख सकता है। अब मेरे साथ में ऐसा था कि मैं अपनी जो बात है, जो दर्द है, वो मैं रखने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे लोग थे। तो मैंने वहाँ पर ऐसा नहीं किया, मैंने एक किताब लिखने का सोचा। और किताब क्या, मैं पंक्तियाँ लिखने लगा और एक इमोशंस थे, वो इमोशंस निकलते गए तो बाद में एक किताब बन गई। तो मैंने कहा कि, और टीवी और ये जो मीडिया चैनल्स को मैं देख करके थोड़ा सा परेशान भी था। मैंने कहा एक मीडिया ये दिखा रहा है कि उसको सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, और एक दूसरा धड़ा ये भी दिखा रहा है कि उसको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब
चीज़ें, दोनों चीज़ें हो रही। तो मैंने कहा अगर हमारा भविष्य अगर देखना चाहेगा, हमारा भविष्य पूछेगा हमसे कि कोरोना के समय कैसे हालात थे, तो उन्हें निष्पक्ष कुछ तो ऐसा कंटेंट मिलना चाहिए जो अनबाइस्ड हो, मतलब जिसमें सारी चीज़ें जो है वैसा ही है। तो इसलिए मैंने ये किताब लिखने का विचार किया और ये किताब लिखी गई। कोरोना से कहीं ना कहीं हम सब प्रभावित हुए हैं और आप इसको इतने बड़े दर्द को, इतना बड़ा जो हम सब ने खोया है बहुत कुछ, उसको किताब में उतारना कितना कठिन हुआ? किताब में उतारना कठिन से ज़्यादा तो मेरे लिए भावुकता थी। आपने अगर मेरे बारे में थोड़ा बहुत जाना है तो आपने सुना होगा कि मैं प्रेम की कविताएं लिखता था। और प्रेम की कविताएं जो लिखने वाला जब व्यक्ति इस तरीके की पीड़ा से जूझता है तो मन एकदम झकझोर देने वाला होता है। और इसकी कविताएं ऐसी ही कविताएं हैं और इसी के कारण ये किताब मतलब जो लिखी गई है कोरोना पे। और इसमें कठिनाई की तो बात ऐसी कुछ नहीं थी, जो मैंने महसूस किया, जो आप लोगों ने महसूस किया, उसी दर्द को लिखा है मैंने। समाज में बहुत सारी कहानियां हुई, मतलब सबके पास लगभग एक एक कहानी थी, दुख भरी कहानी थी कि क्या क्या खोया है सबने। मैं चाहती हूँ कि आप भी कोई ऐसी कहानी सुनाएं जिससे लोगों को पता चले कि इस किताब के अंदर कुछ दुख भरा क्या है, मतलब कुछ भी ऐसी कहानी। इस किताब में सिर्फ दुख भरा नहीं, इस किताब में कुछ अच्छे पल भी है जो कोरोना में समाज ने देखे हैं। कोरोना के समय आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कुछ युवा 6-6 घंटे 9-9 घंटे की जो ऑफिस की शिफ्ट करते थे, उन लोगों ने समाज सेवा के लिए 9-9 घंटे दिए। उन्हें लगता था कि 9 बजे उनके पास कोई कॉल आया तो उसके बाद से वो फॉलोअप लेते थे कि किसी को किसी चीज़ की कमी हुई है, तो उस चीज़ के लिए रात भर तक की पेशेंट के पास में पहुंची है ये चीज़, ये नहीं पहुंची। मैं आपकी डेली डायरी टीम को अभी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैंने देखा कि कोरोना के काल में उन लोगों ने भी काफ़ी मदद करी। आपके प्रखर जी ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया क्योंकि मैं देखता था कि आपने भी देखा होगा रेमडेसिविर किसी को चाहिए तो उसके लिए कौन लोग लड़ रहे थे, तो एक आम लोग लड़ रहे थे। इन्हें किसी ने बोला तो नहीं था कि आप ये काम कीजिए, ना किसी ने, सरकार ने इनको बोला, ना किसी समाज ने इनको संदेश दिया। तो ये अपने अंदर की भावना लोगों के भीतर जगी और समाज ने देखी। आप कोई एक कविता पढ़कर सुना सकते हैं दर्शकों को जिससे थोड़ा बहुत पता चले? मैं एक कविता सुनाता हूँ जो इस किताब की कविता है और अस्पतालों के बारे में है कि संवेदनाओं का ऐसा खिलवाड़ ना देखा, संवेदनाओं का ऐसा खिलवाड़ ना देखा, अपने गुलिस्तां को कभी इतना लाचार ना देखा। हर तरफ चल रही थी लूट कालाबाजारी, हर तरफ चल रही थी लूट कालाबाजारी, कभी वतन को अपनों से इस कदर लुटते ना देखा। संवेदनाओं का ऐसा खिलवाड़ ना देखा। अपने ही लगे थे अपनों को शिकार बनाने, ये लोग बाहर के नहीं थे जो अपनों को दर्द पहुंचा रहे थे, अपने ही लगे थे अपनों को शिकार बनाने, अपनी दुकान चमकाने, अपना व्यापार बढ़ाने। कोई 10 की दवा 200 में दे रहा था, कोई 10 की दवा 200 में दे रहा था, कोई 1000 के इंजेक्शन के लाखों ले रहा था। जो इंजेक्शन मामूली 1000 रुपए में आते थे उसके लाखों तक लग रहा था। कोई ऑक्सीजन की चोरी कर रहा था, कोई एम्बुलेंस से बिना हथियारों के लूट रहा था। अस्पतालों में कभी ऐसा बुरा हाल ना देखा, संवेदनाओं का ऐसा खिलवाड़ ना देखा। तो उस समय ऐसा चीज़ें हो रही थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक पत्रकार है जो बड़े अखबार द ट्रिब्यून जैसे बड़े पत्रकार अंग्रेजी अखबार में काम करते हैं, तो उनका मुझे रात में 1 बजे कॉल आया। 1 बजे उनका कॉल आया कि उन्हें अस्पताल में जाना है और उनकी हालत, ऑक्सीजन लेवल लगातार डाउन हो रहा है उनका। तो मैंने हॉस्पिटल में पहुँच गया और उसके बाद में उनको कॉल किया कि आप हॉस्पिटल में आ जाइए। तो उन्होंने बताया कि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, आप एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा दीजिए। तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा दी। अब उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो वहाँ से सीढ़ियों से एम्बुलेंस तक नहीं आ पा रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते थे लेकिन फर्स्ट फ्लोर से भी सीढ़ियाँ पे आना था। तो मैंने एम्बुलेंस वाले को कॉल किया। तो एम्बुलेंस वाला, आप मानेंगे नहीं कि एम्बुलेंस वाले ने कहा कि हम इनको टच करने का 3000 रुपये लेंगे क्योंकि कोरोना है उनको। और मामूली से 2 किलोमीटर दूर उनके घर से हॉस्पिटल था। इतनी कम दूरी के लिए 5000 रुपये 10,000 रुपये ऐसे लिए जा रहे थे। उस समय ऐसी हालत में लोगों ने काम किया। मैं तो कम ही काम किया लेकिन कई लोगों ने अस्पतालों में लगातार काम किया ऐसे हालात में अपने आप को झोंक करके। तो एक किताब उसी सबके पीछे की कहानी है। हमारे आसपास कोई भी कलाकार होता है, कोई लिखना या लेखक बनना चाह रहा है या कोई भी कुछ भी व्यक्ति होता है किसी भी फील्ड का, या चाहे तैयारी करने वाला हो यूपीएससी का या किसी भी तैयारी का,
तो उसका मनोबल बढ़ना आवश्यक होता है, और ये मनोबल बढ़ाने का काम करता है हमारा समाज, और इसकी शुरुआत होती है हमारे अपनों से। अगर अपनों का साथ नहीं मिलता ऐसे समय में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं कहूँगा कि यदि आपके कोई भी मित्र है, उसके अंदर थोड़ा भी टैलेंट है, थोड़ा बहुत भी अगर वो प्रयास कर रहा है, तो आप उस प्रयास को उसको प्रेरणा दीजिए, उसको आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको कम से कम डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि लोग जब छोटे छोटे गाँव से बड़े शहर में सपने पूरे करने के लिए आते हैं, तो कोई लोग पहले से फेल हुए होते तो वो उसका एग्जाम्पल लेकर के उसके जो अंदर के करने के जो जज्बे नहीं होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आसपास में जो भी कलाकार है तो उनको बढ़ाने का काम करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि जो कला है वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। समाज में बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, तो उससे रिलेटेड आपने इस किताब में क्या लिखा है? सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में कोरोना जब चल रहा था और अभी ओमिक्रॉन आ गया है, लोगों के जहन में चल रहा है कि ये सब कब ख़त्म होगा। तो उसको लेकर के मैंने एक कविता लिखी थी इसी किताब में कि इसी मिट्टी इसी जहां में आएंगे, इसी मिट्टी इसी जहां में आएंगे, हमारे सुकून के दिन लौट आएंगे। ढलेगी ये रात काली यकीन रखो, ढलेगी ये रात काली यकीन रखो, नई सुबह फिर पुष्प महकाएंगे, हमारे सुकून के दिन लौट आएंगे। नहीं होगी हर तरफ अस्पताल की बातें, ये जो हर तरफ अस्पताल की बातें चल रही तो वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन, कि नहीं होगी हर तरफ अस्पताल की बातें, नहीं होगी हर तरफ रूठे हालात की बातें, नहीं जिद्दी होकर घूमेगी मौत सड़कों पर, नहीं होगी पाबंदियां घर से निकलने पर, फिर रोशन होकर गांव शहर जगमगाएंगे, हमारे सुकून के दिन लौट आएंगे। स्कूल लौट आएंगे खिलखिलाते हुए बच्चे, कोरोना ने बच्चों से स्कूल भी छीन लिए कि स्कूल लौट आएंगे खिलखिलाते हुए बच्चे, कॉलेजों में फिर पकने लगेंगी नई कहानियाँ, फिर दफ्तरों में चाय पर चर्चे शुरू हो जाएंगे, फिर बिना किसी डर के हम बुदबुदाएंगे, हमारे सुकून के दिन लौट आएंगे। त्योहारों में फिर त्योहारों वाली बात होगी, फिर करीब से स्नेह की मुलाकात होगी, फिर शादियों में भी जश्न का माहौल होगा। शादियों से भी जश्न का माहौल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है कि शादियों में भी फिर जश्न का माहौल होगा, फिर नुक्कड़ों पर देश विदेश तक का विमर्श होगा, फिर यात्राओं वाले दिन आएंगे। हाँ, देखना एक दिन जरूर हमारे सुकून के दिन लौट आएंगे। तो हमारे सुकून के दिन आने वाले हैं, बस ये जो परिस्थितियाँ अभी विपरीत हैं, इन परिस्थितियों से हमें और लड़ना है अभी। बहुत ही सुंदर कविता है। मेरा अगला सवाल ये है कि आपने किताब लिखी है बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत दर्द भरी, मतलब बहुत सारी कविताएं हैं इसमें, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया होगा, तो उसके बारे में बताइए कैसे, कितना कुछ। मैं इस किताब के बारे में एक व्यक्ति का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा उनका, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के कारण, निजी जीवन के कारण, जब कोरोना की दूसरी लहर देश में बढ़ रही थी उस समय मैं भी अपने पारिवारिक कारणों के कारण दिल्ली के अस्पतालों में जूझ रहा था। मेरे बड़े भैया हॉस्पिटलाइज्ड थे, तो जब भैया यहाँ से हॉस्पिटल से ठीक हुए तो मैं भी अपने परिवार के साथ में 1 मई को अपना टिकट करवा करके ग्वालियर वापस जाने वाला था। इस किताब के पीछे की स्टार्टिंग की कहानी क्या है, तो मैं 1 मई को अपनी फैमिली के साथ में टिकट करवा करके, यहाँ से भैया ठीक हो गए थे, हम लोग ग्वालियर वापस जाने वाले थे। अचानक से मुझे कॉल आया कि राजपाल तुम जा रहे हो, मैंने सुना है तुम्हारे भैया ठीक हो गए तो तुम चल पड़े हो, लेकिन जो दिल्ली में तुम लोगों से उम्मीद बनाए बैठे हैं उनका क्या होगा। तो मुझे ये बात झकझोर दे गई। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो चाहता तो मैं फ़ोन बंद कर लेता, बोल देता कि मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि कुछ लोगों से मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो उसमें से एक वो भी है। तो मैंने कहा कि मैं अपना टिकट कैंसिल करवाता हूँ और मैं यहीं रुकता हूँ दिल्ली में। तो मैंने अपने परिवार को अलविदा कहा। उसके बाद से मैं ये हॉस्पिटल्स और इन सब में जुड़ गया, और फिर ये जो अनुभव आए, और मैं बताता हूँ अपने जो कोरोना काल का जो मेरा अनुभव रहा। तो मैं दिल्ली के एक एकांत जगह पे रहता था मैं, जहाँ पर मेरे साथ में कोई और नहीं रहता था। कोरोना के समय में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो एक सेटअप कर रखा था हमने ऑफिस टाइप का, जो जिसमें हम लोगों की मदद कर सकें। तो कई लोग, अच्छे लोग उस समय में जुड़े, जैसे अस्मिता थिएटर के एक डायरेक्टर हैं अरविंद गौर जी। उन्होंने सामाजिक कार्य, जब हमें कोई आवश्यकता होती थी तो वो काम करते थे।
और सामाजिक संगठन के कई और भी अन्य लोगों ने इसमें भूमिका निभाई। और किताब के लिए मैं कहूँगा तो किताब के लिए मेरे परिवार का मैं धन्यवाद कहता हूँ कि परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। अगर परिवार यहाँ तक नहीं मुझे भेजता तो मैं ये किताब नहीं लिख पाता। और अपने दोस्तों का, मित्रों का, क्योंकि आपकी जो सपने होते हैं उसे पूरा करने के लिए तो आपको आगे होना होता है, लेकिन आपके सपनों में आपको जो हिम्मत देने का काम करते तो वो आपके यार दोस्त, आपके आसपास के लोग ही करते हैं। तो मेरे पास ऐसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये सारे हीरे मोतियों की तरह है, तो मैं एक एक का नाम लूँगा तो एक बड़ी माला बन जाएगी। तो इसलिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, सभी का धन्यवाद कहता हूँ। आखिरी में हर किताब का कुछ ना कुछ मैसेज होता है, तो इस किताब का क्या मैसेज है लोगों के लिए? इस किताब का मैसेज ये है कि आप इस त्रासदी को समझिए और भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी आती है, अभी तो वर्तमान में ही चल रही है, तो हमें कैसे लड़ना चाहिए, इस किताब में आपको सारी चीज़ें समझने को मिलेगी। आखिरी में कुछ भी कहना चाहें अपने दर्शकों को, इस किताब के पढ़ने वालों को, कहाँ पर ये किताब मिलेगी, कैसे उपलब्ध होगी? किताब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल बुक, इन सब माध्यमों के द्वारा आप ले सकते हैं और बुक स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगी, लेकिन थोड़ा सा कोरोना के हालातों के कारण थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन बुक स्टोर्स पर भी जल्दी उपलब्ध होगी। तब तक आप लोग ऑनलाइन में इसको मंगवा करके पढ़ सकते हैं। अंत में मैं चाहती हूँ कि एक कविता के माध्यम से इस बातचीत को आप ख़त्म करें, और ये जो किताब के पीछे जो 4 लाइन्स है मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं चाहती हूँ कि आप बोलें, सुनाएं कुछ। ये जो 4 पंक्तियाँ हैं किताब की, जब मैं ग्वालियर से दिल्ली आया था, ये उसी समय लिखी गई थी ये कविताएं, और ये कविता मुझे बताती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे लिए प्रेरणादायी कविता है मेरी कि मुझे राग नए अब गाने दो, मुझे राग नए अब गाने दो, कुछ शब्द नए दोहराने दो, मैं राजनीति का राज नहीं, मुझे दर्द माटी के गाने दो। तो मैं राजनीति का नहीं हूँ, मैं अपनी मिट्टी का हूँ, अपनी मातृभूमि का हूँ। और एक खास कविता जो भी आपको पसंद हो इस किताब में। एक कविता मैं इस किताब की सुनाना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं उन सभी कोरोना सेनानियों को धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने इस कोरोना काल में लोगों के लिए काम किया है। और भारत ने क्या भूमिका निभाई। भारत जब भी हमारे सामने युद्ध का संकट आता है, या आप 62 के युद्ध की बात करें, हमारे देश के अंदर देशभक्ति भरी पड़ी है। ये किसी को जगाने की आवश्यकता नहीं होती। जब देश चुनौतियां देखता है तो देश खड़ा हो जाता है। तो इसी के संदर्भ में एक कविता है कि जब जब विपदा आई धरा पर, जब जब विपदा आई धरा पर, हमने लाज बचाई है, विश्व गुरु वाली भूमिका हमने सदा निभाई है। चेचक पोलियो जैसी महामारी से, चेचक पोलियो जैसी महामारी से डिगे कहाँ बोलो जगबालों, हमने अपनी हिम्मत से फतेह सदा ही पाई है। हम ही थे जिसने हर संकट पर सबका साथ दिया। सबको वैक्सीनेशन पहुंचाने का काम भारत ने किया कि हम ही हैं जिसने हर संकट पर सबका साथ दिया, जिसने मांगी मदद जहां में हमने मदद का हाथ दिया। कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, हम स्वभाव में कर्ण से है। विष प्याले को पीने वाले शिव के हम तर्पण से है। त्रासदी के इस दौर में भी हमने दिल को बड़ा रखा, देश ना देखा, धर्म ना देखा, मानवता को सर्वोच्च रखा। तो भारत एक ऐसा देश है, अपने शत्रु पर भी दया कर देता है। तो हम लोग ऐसे देश हैं, तो ये कोरोना के हालात जो अभी चल रहे हैं, हम लोग इससे भी विजय पाएंगे और 125 करोड़ देशवासियों के इकट्ठा एक ताकत बन करके ये देश जीतेगा इस जंग से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। त्रासदी को एक किताब में कविताओं के जरिए पिरोना बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा और बहुत ही बखूबी इन्होंने निभाया है। बहुत ही सुंदर किताब है, आप भी ज़रूर पढ़ें इसे लेकर। और तब तक देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।